चाइना, ताइवान, नैन्सी पेलोसी, शी जिनपिंग, ये वो नाम हैं जो पिछले कुछ दिनों में हमें मुसलसल सुनने को मिल रहे थे। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन की वार्निंग के बावजूद ताइवान का दौरा किया। इस दौरे की वजह से चीन में शदीद गुस्सा देखा गया है। चीन ने नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के बाद अमेरिकी सफीर को बुलाकर शदीद एहतजाज भी किया। चीनी वजारत खारजा का कहना था कि चीन अमेरिका की ताइवान में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा और उनका यह भी कहना है कि इस दौरे के संगीन नताइज होंगे। चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी होगी। 1945 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया। एक आइडियोलॉजिकल वार शुरू हो गई जिसमें एक तरफ वेस्टर्न डेमोक्रेसीज थी तो दूसरी तरफ यूएसएसआर कम्युनिस्ट। इस दौरान चाइना में अंदर से कम्युनिस्ट फोर्सेस माओ की लीडरशिप में स्ट्रांग हो रही थी। तब चाइना में आरओसी की गवर्नमेंट थी जिसके लीडर थे चिंग काई शेक। 1949 में चाइना में एक सिविल वार शुरू हो गई जहां चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और चाइना की गवर्नमेंट के चाइना से निकलकर इस जजीरे पर पनाह ली जो आज ताइवान कहलाता है। 1928 से 1949 तक चाइना का वही फ्लैग था जो आज ताइवान का फ्लैग है। अगर टेक्निकली बात करें तो पीआरसी और आरओसी ने कभी कोई पीस एग्रीमेंट साइन नहीं किया, यानी इन दो खित्तों के दरमियान कभी वार ख़त्म नहीं हुई। ताइवान मानता है कि चाइना की असली हुकूमत ताइवान में है और इसका हक पूरे चाइना पर है, जबकि दूसरी तरफ पीआरसी वन चाइना पॉलिसी को मानता है। पीआरसी कहता है कि ताइवान भी चाइना का ही हिस्सा है और ये दोनों खित्ते इस वन चाइना पॉलिसी के हामी हैं। Pelosi has landed in Taiwan and put paid to all speculation. State television aired visuals showing anti-aircraft missiles being fired in the Xinjiang region. The ball is now in China's court. Beijing continues its military activities close to the Chinese claimed island. नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के बाद चाइना और ताइवान में टेंशन बढ़ चुकी है। इस दौरे के रद्द-ए-अमल में चाइना की अफवाज को पूरे खित्ते में हाईलाइट कर दिया गया है। चाइना ने लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी नस्ब करना शुरू कर दिए हैं और चाइना ने ताइवान के खिलाफ जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन का भी ऐलान कर दिया है। चाइना के रिएक्शन के बाद अमेरिका का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। व्हाइट हाउस का कहना है कि बीजिंग के हर रद्द-ए-अमल का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ अमेरिका के बहरी जहाज ताइवान के करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिकी हकाम का कहना है कि चाइना का ताइवान पर हमले की सूरत में वो ताइवान की भरपूर दिफाई मदद करेंगे। ताइवान अमेरिका का 9वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ताइवान एक सेल्फ गवर्निंग डेमोक्रेटिक खित्ता है, इसलिए अमेरिका ने ताइवान को यकीन दहानी करवाई है कि वो ताइवान की भरपूर दिफाई मदद करेंगे। Be willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. बीजिंग ताइवान को चाइनीज टेरिटरी मानता है और अमेरिका की मुदाखलत को चाइना की सालमियत पर हमला समझता है। इसलिए अमेरिकी बयानात के बाद चाइना ने ताइवान की नाकाबंदी शुरू कर दी है और पिछले कुछ दिनों से चाइनीज मिलिट्री ने अपने बॉम्बर्स, एयर जेट्स और फाइटर जेट्स को ताइवान के करीबी इलाकों में तैनात कर दिया है और ताइवान के इर्द गिर्द मिलिट्री ड्रिल्स भी शुरू कर दी हैं। कोल्ड वार के दौरान ताइवान वेस्ट का एक इम्पोर्टेंट अलाय था, लेकिन यूक्रेन भी तो दोस्त था। यूक्रेन के साथ क्या किया? जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तो पूरी दुनिया यही सोच रही थी कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की मदद करेंगे, लेकिन किसी भी वेस्टर्न मुल्क ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। रीज़न तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है रशिया न्यूक्लियर पावर है। अगर रशिया और यूएस एक दूसरे के साथ वार शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि इसका मतलब है वर्ल्ड वॉर 3। रशिया यूक्रेन की सिचुएशन काफ़ी हद तक चाइना ताइवान की सिचुएशन से मिलती है। रशिया की तरह चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर है। यूक्रेन रशिया के मुकाबले में एक छोटा मुल्क है और ताइवान चाइना के मुकाबले में एक छोटा मुल्क है। ये दोनों कन्फ्लिक्ट कई सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन एक मेन डिफरेंस जरूर है, रशिया यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। उनके बॉर्डर जमीन पर ही हैं, लेकिन चाइना और ताइवान के दरमियान 130 किलोमीटर का समंदर आता है। यानी अगर चाइना को ताइवान पर अटैक करना है तो उसके लिए उसे बैटल शिप्स इस्तेमाल करने होंगे, एयर स्ट्राइक्स होंगी, जो ज्यादा डिफिकल्ट है। आज वेस्ट मानता है कि वेस्ट ताइवान को प्रोटेक्ट कर पाएगा, लेकिन क्यों? डेमोक्रेसी का रखवाला होने के अलावा क्या कोई इकोनॉमिक रीजंस भी हैं? क्या अमेरिका के कुछ हिडन इंटरेस्ट हैं? चाइना की पूरी इकोनॉमी दो चीज़ों पर चलती है, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स।
चाइना दुनिया की फैक्ट्री है जहां इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कि उन्हीं के दम पर चाइना 21वीं सदी की सुपर पावर बनने जा रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो चाइना का मैप देखने पर साफ पता चलता है। चाइना को एक्सपोर्ट मजीद एफिशिएंटली और फास्टली मूव करने के लिए पैसिफिक ओशन में ओपन एंट्री करनी होगी और उसका रास्ता जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे मुल्क रोकते हैं। उन्हें फर्स्ट आइलैंड चेन कहा जाता है। लेकिन अब ताइवान को क्लोजली देखिए, अगर चाइना ने ताइवान में अपना मर्चेंट और मिलिट्री बेस बनाया तो चाइना आसानी से कभी भी पैसिफिक ओशन में एंट्री कर सकता है। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पैसिफिक ओशन के थ्रू अमेरिका की तरफ भेज सकता है एंड दिस विल बी अ ह्यूज होल इन द डिफेंस ऑफ अमेरिका। और यूएस ये रिस्क नहीं लेना चाहता। प्लस दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस चिप्स बनाने वाली कंपनी FSMC ताइवान में है। सेमीकंडक्टर जो आज मोबाइल से लेकर फाइटर जेट्स तक हर चीज में यूज होते हैं, वो बनाने में ताइवान सबसे आगे है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी उठा लीजिए, इंटेल, एप्पल, नेविडिया, ये सारी कंपनीज अपनी चिप्स की R&D ताइवान में करती हैं। ताइवान डूबना यानी यूएस की टेक इंडस्ट्री डूबने जैसा है और इसका इम्पैक्ट दुनिया के हर कोने में होगा। तो अमेरिका के लिए ताइवान शायद यूक्रेन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ताइवान का GDP 786 बिलियन है जो बहुत से बड़े बड़े मुल्कों से भी ज्यादा है और ये 21वीं सदी का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आइलैंड है और ये सारा ट्रेजर चाइना से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर है। There is a real collapse in trust and it's a really dangerous moment.